गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो रिटायरमेंट का चैप्टर है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है, और जितने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही साथ देखेंगे उसमें कि जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उस रिटायरिंग पार्टनर को कितना अमाउंट दिया जाएगा या क्या क्या अमाउंट उसको दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो पहले हम देखते हैं रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो आप लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ऑलरेडी बनाना जानते हैं, क्लियर है। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना ऑलरेडी जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या आता है, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। एक ईयर में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको जब हम शो करते हैं उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है, ओके, या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो आपको एंट्री पता है क्या करेंगे, तब एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि जो हमारे पार्टनर्स ओल्ड हैं, ओल्ड का मतलब है कि पार्टनर इंक्लूडिंग रिटायरिंग ऑल्सो, ठीक है, मतलब कि पार्टनर्स में रिटायरिंग पार्टनर्स को भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर में हमारा रिटायरिंग पार्टनर भी इंक्लूड होता है, क्लियर, ओके। इसके बाद अगर लॉस होता है तो एंट्री क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर लॉस होता है तो आपकी ये एंट्री होती है और अगर प्रॉफिट होता है तो आपकी ये एंट्री होती है। ये आपके होते हैं रिवैल्यूएशन के। इसको भी ओल्ड रेशियो में ही करेंगे और इसको भी ओल्ड पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पार्टनर का मतलब है जितने भी आपके ओल्ड हैं, मतलब कि जो जो पार्टनर है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो, ठीक है। तो याद रखिएगा ओल्ड पार्टनर में आपके वो सभी पार्टनर आते हैं जो बिजनेस आपके कर रहे थे ओल्ड एग्रीमेंट में। ओल्ड एग्रीमेंट में जो बिजनेस कर रहे थे वो सभी ओल्ड पार्टनर हैं, न्यू एग्रीमेंट में जो करेंगे वो सभी न्यू पार्टनर हैं, ओके। तो ये आपको होती है रिवैल्यूएशन की एंट्री, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री और लॉस होगा तो ये एंट्री। मतलब है कि अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे और लॉस होगा तो डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, ओके। तो ये रिवैल्यूएशन बन जाएगा। रिवैल्यूएशन का बाकी आप अकाउंट बनाना जानते हैं कि अगर एसेट में इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड लिखते हैं, उसमें डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड लिखते हैं। लायबिलिटी का जस्ट रिवर्स होता है। तो आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उसमें याद रखना है, उसमें केवल आपको एग्जैक्ट चेंज लिखना है। चेंज मतलब कि जितना चेंज हुआ है, चेंज का मतलब है आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी वैल्यू में चेंज कैसे होता है, या तो वो वैल्यू अप हो जाएगी या वो वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो यही चीज़ है कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू जितना चेंज हुआ है, मतलब जितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, तो उसी को आप यहाँ पे लिखना है। बस ये याद रखिएगा कि आपको दो वैल्यू देखनी होंगी, तभी आपको पता चल पाएगा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो याद रखना कि अगर जो वैल्यू आपके पास दी है तो उसको मैच करना तुरंत आप पुरानी वाली वैल्यू से। आपकी बैलेंस शीट दी होगी उसमें वैल्यू दी होगी, जो बैलेंस शीट दी होती है उसमें आपकी ओल्ड वैल्यू होती है, जो एडजस्टमेंट होती है उसमें आपकी न्यू वैल्यू होती है। तो आपको तुरंत ओल्ड वाली बैलेंस शीट से मैच करना है। तो आपको अपने आप पता चल जाएगा ओल्ड बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है और इधर कितना अमाउंट है। जो डिफरेंस आएगा उसको आप लिख देंगे, या तो इंक्रीज हुआ होगा या फिर डिक्रीज हुआ होगा। सपोज क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी होगा कि आपको एडजस्टमेंट में तो आपका दिया है वैल्यू, बट ओल्ड बैलेंस शीट में ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तब इस केस में आप क्या मानेंगे कि ओल्ड बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 0 थी। आपको ये मान के चलना है कि ओल्ड बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू 0 थी और यहाँ पर वो हुआ तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो गया है। जैसे आउटस्टैंडिंग वगैरह दिया होगा, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग वगैरह कुछ भी दिया होगा, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी वगैरह दे देगा कि आउटस्टैंडिंग सैलरी है एडजस्टमेंट में कि आउटस्टैंडिंग सैलरी 5000, बट ओल्ड बैलेंस शीट में ऐसा कोई भी अमाउंट नहीं देगा। तो इसका मतलब है कि ओल्ड बैलेंस शीट में कुछ नहीं, तो मतलब है कि वो 0 था।
ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट में 0 था, अभी 5000 हो गया तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है कितने का, 5000 का। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ओके, तो ये चीज़ है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते टाइम पे आपको ये देखना है कि कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है। ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन, कई बार वैल्यू को ओवर वैल्यूड कर देते हैं और अंडर वैल्यूड कर देते हैं। अगर आपने किसी वैल्यू को ओवर वैल्यूड दिखाया है, ओवर वैल्यूड, तो इसका मतलब है कि आपने उसको ज़्यादा दिखा दिया है। तो याद रखना, अगर आपने किसी वैल्यू को ओवर वैल्यूड करके दिखा रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसको उतने वैल्यू से कम कर देना है। ओके, सभी में है, चाहे वो लायबिलिटी हो चाहे वो एसेट्स हो। अगर ओवर वैल्यूड है तो उसको क्या करना है, उसको कम कर देना है। अगर अंडर वैल्यूड है तो उसको बढ़ा देना है। ठीक है, अगर अंडर वैल्यूड दिया है तो क्या करना है, उसको बढ़ा देना है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। कई बार आपका दिया होगा कि कितनी वैल्यू कितनी परसेंटेज में है, तो आप उसके क्वेश्चन कीजिएगा और हम भी एक दो क्वेश्चन कराएंगे उसके कि इतने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, या फिर दे देगा कि 20% से ओवर वैल्यूड हो गया है। ठीक है, 20% से ओवर वैल्यूड हो गया है, इसका मतलब है कि 20% से वो बढ़ गया है। तो पहले आपको 20% निकालना पड़ेगा, तो जो वैल्यू दी होगी वो पूरी 120% की दी होगी। तो याद रखिएगा, जैसे ओवर वैल्यूड दिया है, ठीक है, याद रखना, अगर ओवर वैल्यूड परसेंटेज में दिया है इसका मतलब है कि जो वहाँ पे वैल्यू दी होगी किसी भी एसेट या लायबिलिटी की, तो वो होगी 100 प्लस ओवर वैल्यूड। याद रखना, 100 प्लस ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड को प्लस करके दिखाएंगे तब वो आपकी वैल्यू रियल दिखाएगी। और अगर अंडर वैल्यूड है तो मतलब है कि 100 माइनस अंडर वैल्यूड, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद आपको रियल वैल्यू पता चल जाएगी, फिर इसके बाद पे आप निकाल सकते हैं। जैसे दे देगा कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक 90,000, वैल्यू ऑफ स्टॉक 90,000। अब देखिए, स्टॉक की वैल्यू दी है 90,000 और साथ में ये बोला कि स्टॉक क्या हुआ है, 10% से डाउन हो गया है, अंडर वैल्यूड है, 10% से कम दिखाया गया है। तो हमने क्या बोला है, जब भी अंडर वैल्यूड का क्वेश्चन हो, अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सीधे 100 माइनस अंडर वैल्यू कीजिए, 10 माइनस करके कितना आएगा, 90। इसका मतलब है कि 90 जो आया परसेंटेज उसकी वैल्यू लिखी है 90,000। तो 90% इज इक्वल टू 90,000, इसको कट कर देंगे, आ जाएगा आपका 10,000। तो बस इसके बाद आपको परसेंट निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका यही चीज़ है कि अगर 90% की वैल्यू दी है आपकी 90,000, तो 1% कितनी होगी, 90,000 अपॉन 90, 1,000। तो अब आप निकाल लेंगे अंडर वैल्यू कितना, 10%, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000। तो मतलब है कि 10,000 की वैल्यू का अंडर वैल्यूशन किया गया है। ठीक है, और अगर ओवर वैल्यूशन का क्वेश्चन है तो वहाँ पर उसको प्लस करके दिखाएंगे। ठीक है, अगर देखिए परसेंटेज में दिया है तभी आपको ये चीज़ें करनी है, प्रोसेस माइनस करके। ठीक है, अगर रियल वैल्यू दे दिया है कि अंडर वैल्यूड बाई 10,000 या ओवर वैल्यूड बाई 5,000, तब तो आपको वैल्यू पता है, सीधे आप वैल्यू निकाल देंगे। ओके, ठीक है। इसके बाद रिजर्व वगैरह का ट्रीटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके रिजर्व होंगे उन सबकी एंट्री होगी आपकी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सभी रिजर्व की एंट्री यही होगी आपकी। बाकी आपका जो वर्क में कंपनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उनके लिए ट्रीटमेंट आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या करना है। जितना उनका लायबिलिटीज होगी उसको पहले खत्म करके इसके बाद जो बचता है वो किसको देंगे, पार्टनर्स को। तो सेम यहाँ भी वही करेंगे कि जितना उनका रिलेटेड लायबिलिटीज होगी उसको खत्म करने के बाद जो भी बचेगा वो सभी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर आल्सो। ठीक है, रिजर्व की कोई भी है, जनरल रिजर्व है, ठीक है, ये सब रिजर्व है तो इसकी भी यही होगी, ओल्ड रेशियो में होगी। अगर प्रॉफिट है हमारे पास दिया है पिछले साल का, तब गिनती क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तब, अगर लॉस हो गया है, अगर क्वेश्चन में लॉस दिया है, लॉस दिया होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिखा होगा या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप एंट्री करेंगे
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, ये हो जाएगी आपकी, ये भी आपकी ओल्ड रेशियो होगी सभी एंट्री। अगर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तब भी उसकी वही सेम एंट्री करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी एंट्री वही सब की जाएंगी। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि आपका अगर वर्कमैन कंपनसेशन या इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन रिजल्ट दिया है तो याद रखना है आपको कि इनके रिलेटेड जो भी लायबिलिटीज बन रही है या जो भी सिचुएशन मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो अगर वो कोई सिचुएशन बन रही है तो आपको पहले उस सिचुएशन को ट्रीट करना है। इसके बाद जो बचेगा वो आपको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड पार्टनर्स का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है वो भी उसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, हाँ, एक याद रखना है आपको, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इज जस्ट लाइक अ लायबिलिटीज एंड नेवर इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन दी पार्टनर्स। ठीक है, याद रखिएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक लायबिलिटीज होती है जिसको कभी भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। ठीक है, ईपीएफ का मतलब है कि एक ऐसा फंड बनाया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं तो उनकी सैलरी का कुछ परसेंटेज या फिर जो ओनर है अपने वो तरफ से उसको कुछ परसेंटेज निकाल के उनके लिए रख लेता है, जिससे कि उनको फ्यूचर में अगर नीड पड़ेगी तो उससे उनको किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ईपीएफ है। तो यही चीज़ है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो कि उनके रिटायरमेंट के बाद दिए जाते हैं, तो ईपीएफ आपकी लायबिलिटीज होती है और उसको कभी भी पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ओके, चलिए अब आपको बताते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर्स को कितना कहाँ से अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर्स। रिटायरिंग पार्टनर्स को अमाउंट कहाँ से कितना कितना पे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो है उसकी जो ओपनिंग कैपिटल दी होगी, ओपनिंग कैपिटल प्लस शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल का शेयर रहा होगा। ठीक है, प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस रिजर्व, शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल शेयर, एग्जिस्टिंग गुडविल को जो उसका शेयर बनेगा। ठीक है, साथ साथ और भी चीज़ें माइनस कर सकते हैं पर वो ज़्यादा ट्रीटमेंट आपको नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा है, अगर किसी पार्टनर ने एसेट ली है उसको भी माइनस कर देंगे, एसेट टेकन। और अगर उसने लायबिलिटी ली है तो लायबिलिटी को प्लस कर देंगे, लायबिलिटी टेकन। इतनी चीज़ें तो ये हो जाएंगी आपकी। शेयर ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व, ये प्रॉफिट और रिजर्व का मतलब ये है आपका जो आपका प्रॉफिट और रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में दिया होगा पिछला वाला, जो कि बैलेंस शीट में दिया होगा पिछले साल का। ठीक है, ये आपकी प्रीवियस ईयर की है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अगर प्रॉफिट वगैरह दिए हैं तो उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी सपोज मान लीजिए कि रिटायरमेंट जो ले रहा है पार्टनर, वो रिटायरमेंट किसी बीच में ले रहा है, अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है आपका, मार्च को खत्म हो रहा है, बीच में वो जुलाई में रिटायरमेंट ले रहा है। तो याद रखिएगा कि उसका प्रॉफिट हमें एक और कैलकुलेट करना पड़ेगा टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। उसकी रिटायरमेंट की डेट तक का प्रॉफिट, वो कब रिटायरमेंट ले रहा है उसकी डेट तक का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना होगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और आएगी, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट मतलब कि उसकी रिटायरमेंट की डेट तक का जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको उसको देना पड़ेगा। मान लो कि मैं रिटायर ले रहा हूँ तो मैं पिछले साल का तो प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा, पर जिस दिन रिटायरमेंट दूंगा उस दिन तक का भी तो दूंगा। कि मान लो कि अगर मैं 1 अप्रैल को रिटायर हो जाता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो बीच में कभी रिटायर हो रहा हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि भाई मैंने अप्रैल 1 लेकर अभी तक भी तो वर्क किया है, तो उसका भी मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो वो प्रॉफिट भी उसका मांग सकता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें बन जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये चीज़ें हैं।
वो चीज़ आपके पार्ट में नहीं है, और आपको ये पता है कि जो आपका जो बैलेंस है, ठीक है, आप लोग वैसे भी जानते हैं। चलिए देख सकते हैं, तो लिख लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस कर देंगे। सेम इसी तरीके से आपको पता है, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस कर देंगे। तो माइनस भी कर देंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड ड्राइंग, ठीक है। इतनी चीज़ें होती हैं, मतलब सेम आपका क्या है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे, इसको डेबिट साइड, इसको क्रेडिट साइड, इसको क्रेडिट साइड, इसको डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड, इसको डेबिट साइड, इसको क्रेडिट साइड, इसको क्रेडिट साइड और इसको क्रेडिट साइड, ठीक है। तो वही चीज़ है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे उसका रिटायरिंग पार्टनर्स का, तो क्रेडिट साइड क्या लिख देंगे और डेबिट साइड लिखेंगे। इसके बाद आप उनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर जो डिफरेंस आएगा उसी को आप बोलेंगे कि वो अमाउंट आपका पेबल है, मतलब उतना अमाउंट आपको उसको पे करना है। इनका जो डिफरेंस आएगा इसी को चीज़ है कि क्रेडिट वाले हैं तो आपने क्रेडिट साइड लिख दिए, ठीक है, और इधर डेबिट लिख दिए। इसके बाद क्रेडिट का टोटल करेंगे और फिर डेबिट का टोटल को उसमें से माइनस कर देंगे तो आएगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट आता है आपका जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे बिजनेस, और जो पार्टनर रिटायर ले रहा है तो उसका अमाउंट तो आएगा और उसको हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, उसको फिर क्या लिखेंगे कि वो अमाउंट है पेबल। तो या तो आइदर उसको हम पे कर देंगे तो लिखेंगे, अगर पे कर रहे हैं तो लिखेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, ठीक है। और अगर हमने उसको पेमेंट नहीं किया है तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कैसे करेंगे, जो भी उसका नाम होगा, अगर जैसे ए नाम है तो लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट, कंसर्न पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हैं, याद रखना। जब पेमेंट करेंगे, जब मान लो किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम किसी को पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश क्या होगा, आएगा या जाएगा, कैश हमारा जाएगा। तो जब कैश जाएगा क्या करेंगे, क्रेडिट। तो याद रखना, जब हम पेमेंट करते हैं किसी पार्टनर का तो लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, इसलिए रिटायरिंग पार्टनर्स के डेबिट साइड, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट। अगर उसको पेमेंट नहीं किया, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर उसका क्या जाएगा, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। अगर आपने कैश से पेमेंट किया है तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसको कैश में से माइनस करके दिखाएंगे। अगर आपने लोन ट्रीट किया है उसको, तो याद रखिए जब लोन ट्रीट करेंगे तो कैश को माइनस नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे आपके मान लो ए बी सी 3 लोग थे, ए रिटायरमेंट किया था, बी और सी के तो कैपिटल अकाउंट दिखाई जाएंगे, बी और सी का तो कैपिटल अकाउंट दिखाया जाएगा, बट ए का जो बैलेंस होगा उसको लिखेंगे एज लोन अकाउंट के नाम से, एज लोन अकाउंट के नाम से, क्योंकि ए का लोन है और दिखाएगा लायबिलिटीज साइड में। तो इतनी चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों को पढ़िएगा। और कल हम लोग इसका लाइव क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिए।